Okay, welcome to the new video students. In this video we are going to see the last topic of this chapter, है ना। ये हमारा जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की रेट को डिफरेंट फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, है ना, ये हमको देखना है। हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस इट रिक्वायर light, specific intensity of light. We know it require carbon dioxide, we know it require chlorophyll and it require water, है ना। ये अलग अलग फैक्टर्स है, तो these are all external factors, है ना। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके ऊपर कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो फैक्टर हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, वो फैक्टर हमारे पास में है लाइट, है ना। तो लाइट ये कैसे इफेक्ट करता है? वी नो दैट विजिबल लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये जो है विजिबल लाइट जो है, इसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बट ये विजिबल लाइट के अंदर भी हमको पता है कि अलग अलग कलर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और ये शुरू होता है 360 नैनोमीटर से 730 नैनोमीटर या 740 नैनोमीटर तक के, ठीक है ना। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ये रेड लाइट में और ब्लू लाइट में, ठीक है। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन रेड रीजन, ठीक है, रेड लाइट के अंदर। और रेड रेज वी कैन राइट सिंपली रेड रेज, नॉट रीजन, वी विल से हियर रेड रेज, है ना, रेड रेज। और उसका जो इंटेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 650 के आसपास होगा, ठीक है ना, 650 या उसके ऊपर जो है वो 650 नैनोमीटर हम बोल सकते हैं। रेड के ऊपर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 650 के बाद से जो है वो स्टार्ट होगी, तो 650 के आसपास में ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। रेड के बाद में नंबर आता है ब्लू का, सेकंड मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होगा इट विल ऑकर इन द ब्लू रीजन। सो इन द नीट एग्जाम और सीईटी एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड दैट द मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर एट विच रे, तो यू हैव टू आंसर रेड रे। आफ्टर रेड रे देयर इज ब्लू रे। फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ब्लू, ठीक है। ये दोनों में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है ना। ओके, अब अगर हम लाइट की, यानी हमको तो पता है कि ये इसमें मैक्सिमम हो रहा है, फिर दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये इंडिगो, ग्रीन और येलो, ऑरेंज में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके दोनों के अंदर ही लाइट में ही फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है, इनमें भी होता है। और जो दूसरे से जो 5 जो रेज है उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, बट कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में, लेस रेट में होता है, ठीक है। उसके बाद में जो फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट लाइट आती है, वो डायरेक्ट लाइट लीफ के ऊपर पड़ती है ना। अब वो लीफ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लाइट का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़े जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, वो फॉरेस्ट एरिया के अंडर छोटे छोटे स्मॉल श्रब्स और स्मॉल हर्ब्स जो है वो ग्रो होते हैं, है ना। उसको बोलते हैं कैनोपी। बड़े प्लांट जो है वो कैनोपी है, वो कैनोपी के अंदर छोटे छोटे जो है प्लांट वो भी ग्रो होते हैं, है ना। तो वो छोटे प्लांट तक डायरेक्ट लाइट नहीं पहुंचती, इसलिए दोज प्लांट्स दे हैव समवॉट लेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तक के सन रेज डायरेक्टली नहीं पहुँच रही है, ठीक है ना। उसके बाद में
नेक्स्ट जो है, जो पीरियड है फोटोसिंथेसिस का, जैसे कंटिन्यू अगर लाइट दे रहे हैं हम, तो कंटिन्यू लाइट देने के बाद कंटिन्यू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो होगा, और उसके बाद में जब उसका यानी क्या बोलेंगे हम, उसके अंदर का मात्रा में जो है ज़्यादा मात्रा में क्या तैयार हो जाएगा, स्टार्च वगैरह तैयार हो जाएगा, तो थोड़ा फिर ऑटोमेटिकली बिना एनी डिस्टर्बेंस लाइट की इंटेंसिटी भी वही है, लाइट के रेडिएशन यानी रेड लाइट और ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वही है, और उसी लाइट की जो है मात्रा उनको मिल रही है प्लांट को, फिर भी ऑटोमेटिकली प्लांट क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी, क्योंकि उसके अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, वो क्या होते हैं, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो बेसिकली रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हो गया हमारा लाइट के बारे में। दूसरा जो फैक्टर है हमारा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट इज एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर से जो है ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर हमको पता है 0.3% CO2 प्रेजेंट है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर परसेंटेज कितना है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3% ये CO2 अवेलेबल है प्लांट्स को, और पूरे इसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसमें से बहुत कम मात्रा जो है वो प्लांट यूटिलाइज करते हैं। अब अगर हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियली एज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 increases, the rate of photosynthesis also increases. But after a particular limit, if we increase the concentration of CO2, then there will be no increase in the rate of photosynthesis. It can be understood with the help of one graph. For example, यहाँ पे हमने लिया है CO2 concentration, and here we have to take a rate of photosynthesis. ठीक है, initially the concentration of CO2 increasing, rate of photosynthesis is also increasing, but after a particular time it will not increase. There will be stability, यानी ये पॉइंट पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो एक लिमिट तक ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस के अंदर इंक्रीज करता है। ठीक है, थर्ड थिंग वी हैव टू टेक इज टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तीसरा नंबर इसका है ना, तो थर्ड टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का कोई भी एंजाइम अगर हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहा है या प्लांट के अंदर काम कर रहा है, तो दे आर हैविंग देयर ऑप्टिमम लिमिट। जो मैंने एंजाइम पढ़ाया था तुमको, तो वो ड्यूरेशन में तुमको बताया था कि ईच एंड एवरी एंजाइम इट इज़ हैविंग इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। तो सिमिलरली प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए they require different kinds of enzymes, and the activity of those enzyme it is having particular optimum range, and that optimum range is approximately from 25 degree Celsius to 30 degree Celsius। ठीक है, तो ये ऐसा टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। ठीक है, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज देन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इट ऑल्सो डिक्रीजेज, सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी स्लो डाउन। टेम्परेचर कम हो रहा है तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, एंड इफ इंक्रीज द टेम्परेचर अबव 30-40 डिग्री सेल्सियस देन ऑल्सो फोटोसिंथेसिस रेट विल डिक्रीज, है ना। एंड इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर अबव 55-60 डिग्री सेल्सियस, देन rate of photosynthesis will not occur because enzyme will denature,
एंजाइम पूरे खत्म हो जाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं पूरे लीफ के अंदर। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों के, ठीक है। बट देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स वी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट 55 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, लाइक ओपोन्शिया, है ना। ओपोन्शिया मैंने बताया था डेजर्ट प्लांट है ये, ओपोन्शिया बड़े डेजर्ट प्लांट, ठीक है ना। हॉट टेम्परेचर में रहने वाला प्लांट है, दैट इज वाई इट इज नॉर्मल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये 55 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑलवेज इन बायोलॉजी। सो ये टेम्परेचर एक फैक्टर हो गया, ठीक है। फोर्थ फैक्टर इट इज वाटर, इट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर, वाटर। सी water it is a raw material for photosynthesis, we know फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तभी जाके वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन मिलता है। वहाँ हमने देखा था ये वाटर का रोल क्या है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और यही वाटर स्प्लिट होकर कार्बन अपने ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब क्या बोलता है देखो, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ रिजल्ट इन द करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये वाटर का परसेंटेज प्लांट के अंदर ज़्यादा हो रहा है देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज वाटर की वजह से। वाई? बिकॉज इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। उसके बाद में दूसरा है वैक्यूल्स वगैरह प्रॉपरली टर्जिड रहेंगे, सेल्स टर्जिड रहेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज जो है वो हो सकता है ना। तो वाटर के मात्रा में इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। बट ऐसा नहीं है कि जितना मात्रा में तुम पानी बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उतना बढ़ता जाएगा, इसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट है। आफ्टर दैट लिमिट देयर विल बी नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो चारों भी हो गए हमारे कौन थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। उसके बाद में कुछ इंटरनल फैक्टर्स है ना। इंटरनल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल, अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं इंटरनल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी उसको अफेक्ट करते हैं, है ना। इंटरनल फैक्टर्स एंजाइम्स है ना, हम बोल सकते हैं। उसके बाद में एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के बाद में एक टॉपिक देखना है तुमको, एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इट वाज गिवन बाय ब्लैकमैन। ये ब्लैकमैन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर विच इज इन मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी में जो फैक्टर है दैट फैक्टर विल डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इसने बोला है। सिमिलर एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक लीफ है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना। ये हमारे पास में लीफ है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसको CO2 भी अवेलेबल है और H2O भी अवेलेबल है और लाइट भी अवेलेबल है, ठीक है। सारे इसको सारी मात्रा में सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल, ठीक है, CO2 H2O। अब इसके अंदर क्या हुआ कि CO2 का मात्रा सबसे कम है, CO2 की परसेंटेज क्या हुआ है, डिक्रीज है, कम, सबसे कम। अब हमने क्या किया, H2O को बढ़ा दिया और लाइट को भी बढ़ा दिया। H2O और लाइट को बढ़ा दिया तो इनके बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। CO2 तो कम है ना, CO2 एकदम लेस है, तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन डिसाइड कर रहा है, CO2 डिसाइड कर रहा है, क्योंकि CO2 सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है। और दूसरी एग्जांपल, सपोज इसको हमने CO2 भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया, ठीक है, और लाइट भी हमने H2O भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है इसके पास में,
लाइट जितनी इंटेंसिटी की उसको चाहिए उतनी इंटेंसिटी की लाइट ही नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे लॉ कौन डिसाइड कर रहा है? लाइट डिसाइड कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी वजह से जो है वो इफेक्ट होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगा दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल एक लाइन में ये समझ लो, बात ख्याल में आई? ओके, तो ये है हमारे पास ये आज का टॉपिक। उसके बाद में हमको पता है सिग्निफिकेंस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के कोई बच्चों की बात है, ये सिग्निफिकेंस ये है कि ये दो काम कर रहा है मेनली। इट इज़ गिविंग फूड टू द प्लांट। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, ये प्लांट अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा ह्यूमन को एडवांटेज पहुंचाते हैं क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। अब ये मत समझना कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दे यूज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, है ना, एंड फ्रॉम वाटर दे रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बेनिफिट है ह्यूमन बींग्स के लिए। ये सिग्निफिकेंस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और टेस्ट की तैयारी करना इसकी, और हो सकता है तुम्हारे कॉलेजेस जल्दी खुल जाए तो रेगुलर कॉलेजेस में हम इसके ऊपर टेस्ट लेंगे, ठीक है। कि थैंक यू, हैव अ सेफ डे।